हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सो एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 101 का यूनिट 6, जहाँ पे हम फेमिनिस्ट फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को लिबरलिज्म के बारे में बताया है, मार्क्सिज्म के बारे में बताया है और कंजर्वेटिज्म के बारे में बताया है। तो अभी तक मैंने आपको पॉलिटिकल थॉट की तीन फिलॉसफी के बारे में काफी अच्छे से समझा दिए है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे मेरे पुराने लेक्चर, मतलब पुराने एक तरीके से प्रीवियस यूनिट्स के लेक्चर, तो प्लीज देख लेना। और आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम फेमिनिज्म फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद हम फर्स्ट वेव देखेंगे, सेकेंड वेव देखेंगे एंड थर्ड वेव देखेंगे। अब ये क्या है, वेव क्या होते हैं? देखो, ये जो मूवमेंट उठा है ना फेमिनिस्ट का, ये तीन तरीके से उठा है, मतलब तीन बार उठा है। एक बार इन्होंने कुछ और डिमांड करी, सेकंड बार इनको रियलाइज हुआ कि भाई इतनी डिमांड पूरी करने से कुछ नहीं होगा, और डिमांड करनी चाहिए। एंड थर्ड, फिर दोबारा से इन्होंने और डिमांड करी। तो धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है, ये टाइम टू टाइम क्या हुआ है, डेवलप हुआ है बार बार। तो यही हमारा पूरा यूनिट रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो भाई, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब होता है? देखो, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जो स्टडी करती है वुमेन की राइट्स को, इक्वलिटी को, फ्रीडम को, और वुमेन की पोजीशन की बात करती है सोसाइटी के अंदर। मतलब ये बात करते हैं कि जो वुमेन्स है उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी समानता मिलनी चाहिए समाज में, जैसे एक मैन और को मिलता है ऐसे ही। उनकी आज़ादी की बात करती है, और सोसाइटी में जो उनकी पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, उनको इंफीरियर नहीं माना जाना चाहिए। पास्ट में बहुत सारी पॉलिटिकल थ्योरीज फोकस करती थी किसके ऊपर, मेन के ऊपर। वो इतना ज्यादा वुमेन को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। फेमिनिस्ट थिंकर ने क्वेश्चन करना स्टार्ट करा कि क्यों ज्यादातर जो मैन है उनको पावर मिलती है, क्यों ही उनको वुमेन से ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो ये फेमिनिस्ट थिंकर ने क्वेश्चन करना स्टार्ट करा। जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है उसका मेन एम है कि वो सोसाइटी के अंदर जितना भी भेदभाव होता है एक मैन और वुमेन में, उसको खत्म करे, और वुमेन के लिए इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। ठीक है। ये बात करते हैं कि वुमेन की जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी में है, घर में भी बहुत सारी वुमेन क्या करती है, प्रॉब्लम फेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वर्क, मैरिज, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के साथ वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। फैमिली में उसके पास कोई फ्रीडम नहीं होती है, कोई डिसीजन मेकिंग की कोई पावर नहीं होती है ना। तो हमेशा वो झेलती ही रहती है। तो यही वो बोल रहे हैं कि भाई वुमेन की जो प्रॉब्लम होती है ना वो घर में भी होती है। ऐसे नहीं है कि बाहर वुमेन जा रही है तो लड़के उसके छेड़ रहे हैं या उसके साथ और इतना सारा केसेस आता है, तो वही नहीं है। एक घर के अंदर भी वुमेन को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इनइक्वालिटी हो गई, पावर हो गई, कुछ नहीं होता उसके हाथ में। तो यही इनके ऊपर बात करते हैं। अब जो ये पॉलिटिकल हमारी जो फेमिनिस्ट थ्योरी है, ये तीन वेव्स में आई है। सबसे पहला जो मूवमेंट हुआ था वो बात करते हैं वोटिंग राइट की और लीगल राइट की, कि वुमेन को वोटिंग राइट दो, इक्वल राइट दो। सेकेंड वेव बात करती है वुमेन की इक्वलिटी के लिए, फैमिली, वर्क प्लेस, एजुकेशन एंड सोसाइटी में भी उसको क्या मिले, समानता मिले। थर्ड वेव फोकस करती है कि जो वुमेन है वो अलग अलग एक्सपीरियंस फेस करती है, अलग रेस की वुमेन के साथ अलग क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। कल्चर, सोशल क्लासेस, हर एक वुमेन के लिए अलग प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो यही हमारे जो फेमिनिस्ट थिंकर है वो बोलते हैं। तो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है वुमेन की इक्वलिटी के लिए बात करना, उनके लिए पावर प्रोवाइड करना, उनको एक तरीके से उनको इक्वल राइट प्रोवाइड करना, उनको फ्रीडम देना, उनकी पावर और उनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करना। तो ये हमारी फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है जो एक वुमेन के समानता, राइट्स, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी के लिए बात करती है। समझ में आया? अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले वेव, जो कि आती है कहाँ पे, यूएसए और यूके के अंदर। तो पहली बार अगर वुमेन के बारे में कोई बात कर रहा है, ठीक है, अगर कोई वुमेन के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो पहली बार वो मूवमेंट आता है कब, 1820s के टाइम पे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कहीं पे कोई वुमेन के अधिकार की बात की गई है, कोई ऐसा मूवमेंट बना है, तो वो कब आया है हमारी हिस्ट्री के अंदर, 2080s के टाइम पे। तो पहली जो लहर आई है वुमेन फेमिनिज्म की, उसकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से, यूएसए और यूके से। 1920 से लेके और 1940s तक आपका ये मूवमेंट चलता है, जहाँ पे बात की जाती है वुमेन के अधिकार की और इक्वलिटी की।
सेरिका फॉल डिक्लेरेशन होता है। पहली वेव जो है आई थी, वुमेन का जो मूवमेंट हुआ है वो कनेक्टेड है सेनिका फॉल डिक्लेरेशन से, जो कि कब पब्लिश किया जाता है 1848 के अंदर। कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। एलिजाबेथ कैंडी स्टैंडसॉन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस डिक्लेरेशन को प्रिपेयर करने में। ये जो एलिजाबेथ है ये डिमांड करती है वुमेन की इक्वल प्रॉपर्टी राइट की, कि वुमेन को भी क्या मिलना चाहिए? इक्वल प्रॉपर्टी राइट मिलना चाहिए। वुमेन को भी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। वुमेन भी फैमिली के अंदर क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। एक वुमेन को भी क्या मिलना चाहिए? इकोनॉमिक राइट मिलना चाहिए, सेक्सुअल एंड प्रोडक्टिव राइट मिलना चाहिए, और बाद में उन्होंने डिमांड करी किसकी? पॉलिटिकल राइट की। ठीक है। तो सेनिका फॉल डिक्लेरेशन होता है जहां पे एलिजाबेथ इस डिक्लेरेशन को तैयार करती है न्यूयॉर्क के अंदर, और इस डिक्लेरेशन के अंदर वुमेन के अधिकारों की बात की जाती है। ओके। तो स्टार्टिंग में तो ये अधिकार की बात कर रहे थे कि उनको फ्रीडम दो, उनको इक्वलिटी दो, बट 20वीं सेंचुरी के आते आते इनका जो फोकस था वो अब इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट्स इन सब पे ना होके वोटिंग राइट पे ज्यादा चला गया था। अभी तो ये बात कर रहे थे कि वुमेन को इकोनॉमिक राइट दो, इक्वालिटी दो, प्रॉपर्टी राइट दो, रिप्रोडक्टिव राइट दो, उनको समानता दो, उनको रिस्पेक्ट दो, बट धीरे धीरे 20वीं सेंचुरी में डिमांड करने लगे थे सिर्फ किसकी? वोटिंग राइट की। ठीक है। ये हर एक वुमेन को अधिकार होना चाहिए वोट करने का। इसका चेंज आता है आपके ब्रिटेन के अंदर, जहां पे वुमेन को पहली बार राइट टू वोट मिलता है। ठीक है। एक एक्ट आता है आपके ब्रिटेन के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1918 में, जहां पे बोला जाता है कि जो 30 से ऊपर की वुमेन है जिनके पास प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट मीट होती है, मतलब कुछ एक प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट बोली गई थी कि इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो वुमेन क्या कर सकती है? वोट दे सकती है। समझ रहे हो? तो भाई ब्रिटेन के अंदर एक एक्ट लेकर आया है जहां पे बदलाव किया गया है कि वुमेन को भी वोटिंग राइट होगा, बट कुछ लिमिटेशन है कि वो वुमेन 30 से ऊपर की होनी चाहिए और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। समझे? ओके। बाद में उन्होंने देखा कि भाई ये तो पूरी डिमांड नहीं कर पाया। बाद में उन्होंने रियलाइज करा कि हमने तो दिक्कत कर दिया। होता है ना कि कुरकुरा के पैकेट तो दिया, कुरकुरे का पैकेट तो दिया, बट खाली दिया। बोले इतने से कुरकुरे से तो पेट नहीं भरेगा, तो हमको भर के दो। तो बाद में ब्रिटेन चेंज करते हैं अपने इस एक्ट के अंदर, वो वोटिंग जो ये एज है इसको 30 से 21 कर देता है और प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन भी हटा देता है। बोलता है कि अगर तुमको वोट दे रहा है सिर्फ तुम 21 साल के होने चाहिए, और कोई तुमको रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पहले वहां पे मेन को ही क्या थी? वोटिंग राइट थी। और यूएसए के अंदर क्या चेंज होता है? जैसे कि लीडर एलिसा कैंडी स्टैंडसोन, सुसन एंटोनियो लिकिस्टोन एंड लुकेटिया मोट, ये काफी ज्यादा काम करती है किसके लिए? वुमेन की राइट के लिए। ये सपोर्ट करते हैं किसको खत्म करने में? स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने में, कि जो वहां पे स्लेव्स बना के रखते थे ना, तो उसको खत्म करने के लिए काफी ज्यादा ही काम करते हैं। फाइनली 19 अमेंडमेंट होती है कहाँ पे? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, और वुमेन को अधिकार मिलता है वोटिंग का। ठीक है नहीं? तो वुमेन को भी वोटिंग का अधिकार मिल रहा है। आई थिंक ये 1920 या 1924 होगा, यहाँ पे देख लेना। तो इसी टाइम पे वहां पे वो मिलती है वोटिंग राइट, उससे पहले नहीं है। 1920 या 1924, एक बार बुक में चेक करना क्या डेट दी हुई है। क्या भाई? अब इंडिया के अंदर क्या चेंज हुआ है? तो अब ये बात हो गई हमारी वेस्ट की। फर्स्ट वेव का जो प्रभाव है ना वो इंडिया में भी पड़ा था। हमारा जो यहाँ पे मूवमेंट उठा वुमेन के इस इशू को लेकर, वो कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल और नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। भारत उस टाइम पे किसका मतलब हम क्या थे? कॉलोनी थे किसके? ब्रिटेन के। ठीक है। उन्होंने हमको क्या कर रखा था? कॉलोनाइज कर रखा था। तो इंडिया का जो मूवमेंट है वो उसी से कनेक्ट किया जाएगा। तो वुमेन मूवमेंट जो इंडिया के अंदर आया है वो अक्सर वो ट्रेस किया जाता है इंडियन वुमेन एसोसिएशन से, जो कि फॉर्म की जाती है मद्रास के अंदर, कब? 1917 के अंदर। यहाँ पे इंडियन वुमेन की डिमांड होती है कि उनको भी इक्वल इनहेरिटेंस राइट मिलना चाहिए। जितना एक लड़का हकदार होता है प्रॉपर्टी का, उतना ही एक वुमेन होनी चाहिए। वुमेन के पास भी डिवोर्स का राइट होना चाहिए, कि अगर वो कल को शादी से खुश नहीं है तो उसके पास इतना अधिकार हो कि वो डिवोर्स कर सके। उसके पास भी अधिकार होना चाहिए बेटर एजुकेशन का। उसके पास भी अधिकार होना चाहिए पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल राइट का, कि वो भी इलेक्शन में खड़ी हो सके या वोट दे सके। वो भी पॉलिटिकल लाइफ, मतलब पब्लिक लाइफ में या पॉलिटिक्स के अंदर क्या कर सके? एक्टिव रह सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सारी डिमांड उठती है कहाँ पे? इंडिया के अंदर। ठीक है जी।
तो ये थी हमारी फर्स्ट वेव। अब तुम एक चीज नोट करो कि जो फर्स्ट वेव है ना वो मोस्टली कहाँ पे आई है, वेस्ट के अंदर आई है। उसका इतना प्रभाव पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं पड़ा है। तो उस वो आई थी कब, 80s के टाइम पे, 1840 से लेके 1920 तक आपका फर्स्ट मूवमेंट चला था। अब सेकेंड वेव आती है कब, 1960s के टाइम पे ये स्टार्ट होती है। एक तरीके से वेव मतलब मूवमेंट, ठीक है, आंदोलन, जो कि वुमेन के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 1960s में, जहां पे वुमेन रियलाइज करती है कि हमको वोट का तो अधिकार मिल गया है, बट भाई ये कहीं ना कहीं हमको इक्वालिटी नहीं दिलाते हैं। ये एनफ नहीं है कि हमको समानता मिलेगी समाज के अंदर। तो वुमेन आज अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी घर के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर और सोसाइटी के अंदर। उनको ऐसा लग रहा था कि हमें वोटिंग राइट तो मिल चुका है, बट आज भी हम समान नहीं है सोसाइटी, घर में आज भी हमको इक्वल नहीं माना चाहते हैं। तो ये सेकेंड वेव क्यों स्टार्ट हुई, 1963 के अंदर बिटी फ्रीडेन एक फेमस बुक लिखती है, द फेमिनिन माइस्टिक। अब इसमें ये एक्सप्लेन करती है कि जो वुमेन है ना वो बहुत ही क्या है, अनहैप्पी है, मतलब वो काफी ज्यादा दुखी है। बोले क्यों, बोले सोसाइटी जो है वो उनसे एक्सेप्ट करती है कि वो एक वाइफ रहे, एक मदर रहे और घर का काम संभाले और उसका देखभाल करे। बोले सोसाइटी उनसे बस इतना एक्सेप्ट करती है कि वो एक वाइफ का रोल प्ले करे, एक मम्मी का रोल प्ले करे और घर का ध्यान रखे। तो बोले कि इस रोल से जो वुमेन है ना वो काफी ज्यादा दुखी है। तो फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन के पास भी लीगल राइट होना चाहिए, है ना। अगर वुमेन को फ्री करना है तो उसके लिए उसके पास लीगल राइट होना चाहिए। तो इसी मूवमेंट में एक फेमस स्लोगन निकल के आता है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। मतलब जो वुमेन की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है ना, जैसे मैरिज हो गया, घर का काम हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, वायलेंस हो गया, ये सब पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी से कनेक्टेड है। तो ये मत सोचो कि वो उसकी पर्सनल ही प्रॉब्लम है। बोले नहीं, ये पॉलिटिकल पावर और इनइक्वालिटी से क्या है, कनेक्ट है। तो आप इसको बदलो मत, इसकी भी डिमांड होनी चाहिए। अब ये क्या डिमांड कर रहे थे जब ये दूसरी बार मूवमेंट उठा 1960s में, तो फैमिलिस्ट यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि वुमेन को भी अधिकार होना चाहिए काम करने का, वुमेन को भी इक्वल पे मिलना चाहिए। अगर कोई इंसान एक टीचर की जॉब कर रहा है, मान लो वो मेन है और सेम उसी क्लास को एक वुमेन पढ़ा रही है, सेम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उसको तनख्वाह दोनों को सेम मिलना चाहिए भाई। एजुकेशन दोनों को प्रोवाइड करो, रिप्रोडक्टिव राइट दो। क्यों एक वुमेन को बोल दिया जाता है अरे तेरे पे एक लड़का हो गया दोबारा कर ले, उसे नहीं करना, उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए। होता है ना हमारी सोसाइटी में, बोला जाता है अरे तुमको एक लड़की हो गई, एक लड़का हो गया, एक काम करो, एक लड़के से क्या होगा, दूसरा भी कर लो। अरे ऐसे थोड़ी नहीं होता है, उसका खुद का अधिकार होने चाहिए अपनी बॉडी के ऊपर। ये सिंपल सी बात है यार। हमारी सोसाइटी क्या बोलती है, तुम पे एक लड़की है, एक लड़का है, या तुम पे एक लड़की भी होगी तो भी बोलेंगे अरे एक लड़की से क्या होगा, एक लड़का भी कर लो। नहीं करना, उसे उसकी मर्जी हो सकती है, उसे करना होगा वो खुद करेगी, और नहीं करना होगा तो भी वो खुद नहीं करेगी। तो उसकी बॉडी है भाई, उसको खुद को ध्यान रखना है उस चीज का। तो वो यही बोल रहे हैं कि वुमेन के पास अपना खुद का रिप्रोडक्टिव राइट होना चाहिए, कि उसको बच्चा पैदा करना है या नहीं करना, उसे जबरदस्ती ताना दे के मत सुनाओ सोसाइटी। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए एक वुमेन के साथ। फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल ऑपरेशन, भाई उसको सेक्सुअली मत दबाओ, उसको घर के काम को शेयर करो, एक वुमेन के ऊपर ही नहीं धकेला जाना चाहिए कि पूरा घर का काम एक वुमेन ही करेगी। चाइल्ड केयर को शेयर करो, वायलेंस खत्म करो, उसके साथ भेदभाव मत करो कि तू तो लड़की ही है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये जो पैट्रियार्की सोसाइटी में जो चैलेंज है ना, इन सबको खत्म करो। तो ये सब बोला जा रहा है। बोले ये सारी प्रॉब्लम ना हर एक वुमेन फेस करती है, तो इन सबको हमको खत्म करना है। कौन बोलता है, फेमिनिस्ट थिंकर बोलते हैं। अब इसके अंदर ना अलग अलग टाइप से हमारे फेमिनिस्ट आते हैं, मतलब अब लिबरल फेमिनिज्म भी आएंगे जो लिबर्टी की बात करेंगे। बोले वुमेन को आजादी दो। मार्क्सिस्ट वाले अपना अलग बात करेंगे, और सोशलिस्ट वाले की अलग डिमांड होगी, वो वुमेन के अधिकार की ही बात करेंगे, बट वो अपनी क्या करेंगे, अपनी फिलॉसफी से कनेक्ट होके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल फेमिनिज्म की, जो कि सेकेंड वेव के टाइप पे आते हैं। इनका मेन आइडिया था कि जो मेन है और वुमेन है दोनों को इक्वल अधिकार दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट आर्ग्यू करती है कि जो वुमेन है उनको भी सेम एजुकेशन मिलना चाहिए जैसे एक मैन को मिलता है। क्यों बोला जाता है कि जो वुमेन होती है वो कमजोर होती है, वो नहीं कर पाएंगी, वो नहीं आगे बढ़ पाएंगी, ऐसा क्यों?
क्योंकि तुमने कभी उसको मौका ही नहीं दिया, तुमने कभी उसको एजुकेट ही नहीं करा, है ना? भाई देखो, तुम सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे घर में, आई होप कि ऐसा सिस्टम ना हो, तुमने काफी ज्यादा देखा होगा कि अगर एक वुमन कुछ बोलना स्टार्ट करती है तो बोला, "ए, तेरे को नहीं पता, तू चल, तू चुप रह।" बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं ना। काफी जगह तुमने देखा होगा कि एक वुमन अगर बोलना स्टार्ट करती है, अपना स्टैंड रखती है, अपना आइडिया देती है कि भाई देखो ये कर लो, ये सॉल्यूशन। अरे तेरे को नहीं पता, तू तो ऐसी गाती रहती है, चुप रह, तूने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है, तेरे को कुछ ज्ञान है? तो मतलब ऐसे उसको सुना दिया जाता है। क्या तुमने उसको एजुकेशन दिया? तुमने उसको पढ़ाया लिखाया? नहीं पढ़ाया ना, तो बोलने का भी हकदार तुमको नहीं होना चाहिए। पहले तो बोल दिया गया कि लड़की है, अरे मत पढ़ाने दो, शादी कर दो। बोले ये सब मत करने दो। और मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरी बातों पे भावुक मत हो जाना कोई भी, कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। बातें लिखी गई है भाई सामने, तो ही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। और जब तक आप इन चीजों को रियल लाइफ में नहीं कनेक्ट करोगे तो कुछ फायदा नहीं है मेरा आप लोगों को पढ़ाने का। ठीक है? तो इसलिए मेरी बातों को दिल पे मत लेना। मोस्टली लड़के, अरे मैम तो अब तो पूरी फेमिनिस्ट निकली। नहीं, मैं फेमिनिस्ट वाले इतनी भी सपोर्टर नहीं हूँ कि झंडा लेके घूम रही हूँ। नहीं, मैं बात कर रही हूँ जो रियलिटी है। और आज के टाइम पे ना सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है। ऐसा नहीं है कि आज समाज लड़कियों को नहीं पढ़ा रहा है, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। मैं आपको पास्ट के बारे में पढ़ा रही हूँ भाई। पास्ट में था ऐसा, पहले था ऐसा भूतकाल कि वुमन को नहीं पढ़ने दिया जाता था, उसके पास नहीं था अधिकार, उसको घर में ही रहने दिया जाता था। बट आज के टाइम पे ठीक है भाई, आज के टाइम पे सोसाइटी दे रही है ना? तो ये मत लेना दिल पे, अरे ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे ऐसे कह दिया कि बुक में लिखा है। ठीक है, तो पहले ही बता रहे, उल्टी सीधी बकवास करी ना, कमेंट में छेद दूंगी। आगे चलते हैं, लिबरल फेमिनिज्म की बात करते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट जो की बात करते हैं इक्वल एजुकेशन की, कि वुमेन को भी इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, इक्वल जॉब मिलना चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए और वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ठीक है, कि जो फेमिनिस्ट है वो बोलते हैं कि भाई देखो, वुमेन को भी एजुकेशन दो। ये बातें अब की नहीं है, 1960s की है, जब तुम पैदा भी नहीं होंगे तब की बात कर रही हूँ मैं। तो लिबरल फेमिनिस्ट बोल रहा है कि उनको भी एजुकेशन का हक दो, उनको भी जॉब करने दो, उनको भी इक्वल पेमेंट दो। भाई वो भी मेहनत कर रही है 12-12 घंटे किसी काम को करने में, क्यों तुम उनको कम पैसे दे रहे हो? ठीक है, तो बोलते हैं कि हर एक वुमन को सेम अधिकार मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे एक मैन को मिलती है। फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं? मार्क्सिस्ट वाले बोलते हैं कि भाई पहले तो तुम इस कैपिटलिज्म को खत्म कर दो। इनका तो एक ही टारगेट है कि कैपिटलिज्म को ही मार डालो। बोले कैपिटलिज्म के अंदर ना वुमेन को दबाया जाता है। ऐसा क्यों? बोले यहाँ पे ना बोलेंगे कि हम तुमको इक्वालिटी दे रहे हैं। बोले नहीं, वो आर्ग्यू करते कि वुमेन ना घर पे बैठी बैठी बहुत सारा काम करती है। और सोचो, अगर एक वुमन बाहर निकल के इतना काम करे तो कितना पैसा कमाएगी। मार्क्सिस्ट वाले बोल रहे हैं कि भाई एक वुमेन जो होती है ना, एक औरत जो होती है, जो घर पे काम कर रही होती है दिन रात, संडे की भी छुट्टी नहीं होती है उसकी, संडे को बेचारी को और फालतू काम करना पड़ जाता है। तो बोल रहे हैं कि वो इतना काम करती है, सुबह 4 बजे उठती है, रात के 9 बजे तक लगी रहती है काम में, काम ही नहीं खत्म होके दे रहा है। बोले कि इतना काम अगर एक वुमन बाहर, घर से बाहर निकल के करे तो कितना कमाएगी। बोले इतना सारा काम कर रही है, कुकिंग कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, फैमिली का ध्यान रख रही है, लेके आओ ना कि केयर टेकर, पता चल जाएगा झाड़ू पोछा वाली कितना पैसा ले जाती है। बोले वही है कि वो इतना काम कर रही है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है काम की। बोले अब सोचने वाली बात है यार, तुम खुद इस चीज को रियलाइज करो कि तुम्हारी जो मम्मी है वो कितना काम करती है। घर की साफ सफाई करना, हर एक काम करना, घर का देखभाल करना, अगर किसी की कोई तबीयत खराब हो गई है उसका ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना, हर चीज वो करती है। करती है नहीं करती? और फिर भी तुम बोलते क्या करती हो तुम, अरे तुम तो क्या करती हो, एकदम से बोल देती है। सब कोई बोल देते हैं अरे तुम पे कोई काम है, घर का ही तो काम है। करके देखो ना, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा यार, करके देखो। तो वही वो बोल रहे हैं कि भाई वुमेन इतना सारा काम कर रही है, अगर वो इतना काम बाहर करेगी ना, तुम्हारी इकोनॉमिक सिस्टम को कितना सपोर्ट होगा, कितना पैसा कमाया जाएगा। तो मार्क्सिस्ट वाले यही बोल रहे हैं कि या तो वैल्यू करना स्टार्ट कर दो कि हाँ भाई तुम सच में बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, तो वुमेन को ऐसे मत दबाओ। बोले कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है कैपिटलिज्म के अंदर। तो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वाले बोल रहे हैं। आगे है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, वो क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट फेमिनिस्ट वाले बोलते हैं कि देखो भाई, वुमेन को कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की, पितृसत्ता जो वाला सिस्टम है, और कैपिटलिज्म जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह होती है, दोनों ही वुमेन को दबाते हैं। ऐसा क्यों? बोले वुमेन यहाँ पे जेंडर, क्लास, रेस, सेक्सुअलिटी, इकोनॉमिक पोजीशन, हर किसी में क्या कर रही है, इनइक्वालिटी फेस कर रही है। उसको कम पैसा मिलता है, जितना एक मैन को मिलता है इतना नहीं मिलता।
और अगर एक वुमन बाहर जाके काम भी करती है तो उसको सेक्सुअली बहुत हरास किया जाता है। भाई सच में एज अ लड़की होना या एज अ वुमेन होना बहुत ज्यादा भारी है। और मेरा तो यार खून फूक जाता है अगर कोई आंख उठा के घूर के भी देखे ना, मन तो करता है ईंट उठाऊं और सर फोड़ दूं। मेरे को नहीं पसंद। भाई कितनी लड़कियों के साथ होता है कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना नालायक डफ्फर या बेदिमाग जो ऐसे देखते हैं। तो एक वुमन को बहुत ज्यादा सेक्सुअली हरास किया जाता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सब क्यों होता है? कैपिटलिज्म पैट्रियार्की में होता है। ऐसा कौन कह रहा है? सोशलिस्ट फैमिलीज। भाई तुमने कहा है कुछ नहीं करा है, आज भी वुमन वही फेस कर रही है। ये भाई रेडिकल फैमिलिस्ट वाले क्या बोलते हैं? रेडिकल फैमिलिस्ट मोस्टली फोकस करते हैं पैट्रियार्की पावर के ऊपर कि भाई देखो वुमेन को भी पावर दो। वो बोले कि एक वुमेन जो होती है ना उसको पर्सनल रिलेशनशिप में भी दबाया जाता है। अरे तू नहीं बोल सकती, चुप रहे, ऐसा बोल के वो डिमांड करते हैं कि वुमेन को अधिकार दो, फ्रीडम दो, उनको भी घर का काम शेयर करने दो। ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है तो भी झाड़ू लगा, पोछा लगा या घर का काम कर। अरे भाई उसको रेस्ट दो, उसकी मदद करो, थोड़ा बच्चे की देखभाल करने में हेल्प करो, उसको हर चीज का अधिकार दो। तो ये कौन बोल रहा है? रेडिकल फेमिनिस्ट वाले बोल रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, थर्ड वेव की बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे दो मूवमेंट। पहले तो वो सिर्फ वोटिंग राइट की बात कर रहे थे कि हमको वोट दे दो, वोट मिल जाएगा तो हम इक्वल बन जाएंगे, समान बन जाएंगे मैन के भी। बाद में उन्होंने रियलाइज करा कि वोटिंग के अधिकार के मिलने से ही इक्वालिटी नहीं आएगी, और भी अधिकार चाहिएंगे, और भी फ्रीडम चाहिएगी। तो सेकेंड मूवमेंट में अलग अलग टाइप की आइडियोलॉजी बाहर निकल के आई, उन्होंने जोड़ा फेमिनिज्म को अपने आप से, और अलग अलग तरीके की उन्होंने डिमांड करी। अब 1990s में एक और थर्ड वेव आती है फेमिनिज्म की। यहाँ पे जो फेमिनिस्ट है वो रियलाइज करते हैं कि जो पुराने मूवमेंट थे उन्होंने अंदर ना ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने सबकी बात कर दी है। बोले अभी भी कुछ लोग रह गए हैं। कौन? बोले हर एक वुमेन जो अलग रेस की है, एक काली लड़की जो होती है और एक गोरी लड़की होती है, दोनों को अलग चैलेंज फेस करना पड़ता है। एक गरीब औरत को, एक अमीर औरत को, दोनों को अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक अलग कल्चर की लड़की को, एक अलग कल्चर की लड़की को अलग फेस करना पड़ता है। बोले कैसे? ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, हर एक वुमेन के साथ सेम प्रॉब्लम नहीं होती है, सेम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास की वुमेन है, उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो अलग होगी एक ब्लैक वुमेन से, एक पुअर वुमेन से, एक डेवलपिंग कंट्री की वुमेन से। ठीक है? अब ये कैसे? भाई देखो, एक जो ब्लैक वुमेन होगी, एक तो वो लड़की है इस चीज का, दूसरा काली है। अरे तेरे से कौन शादी करेगा, तू तो काली है। बोले देख लो, एक लड़की है उसके साथ तो ठीक है भाई, तू लड़की है तो इसलिए सुनेगी, दूसरी वो काली है तो सुनेगी, ऊपर से लड़की है तो सुनेगी। बोले अलग चैलेंज चल रहा है, हर किसी के दुख में अलग, हर किसी की जिंदगी में एक अलग ही लेवल का दुख चल रहा है। बोले इंटरनेट ने ना बहुत हेल्प करा है इसको ग्रो करने में, वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर दिया है। जो वुमेन है वो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होकर अलग अलग मीडिया, ऑनलाइन मैगजीन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूसरी कंट्रीज से मिलकर अपने आइडिया शेयर करती है और बातचीत करती है अपनी प्रॉब्लम को। थर्ड वे में क्या डिमांड करते हैं? थर्ड वे में बोलते हैं कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पे फोकस करो। हर एक वुमेन को देखो कि हर किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, एक अलग रेस की, क्लास की, सेक्सुअलिटी की, एथेनिसिटी की क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा इंक्लूसिव बनाओ, इसके अंदर हर एक वुमेन को जोड़ो। सिर्फ मिडिल क्लास या अपर क्लास के ऊपर ध्यान मत दो, लोअर क्लास के ऊपर भी फोकस करो। तुम ग्लोबली बात करो ना, हर एक वुमेन की बात करो। और इंटरनेट ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन फेमिनिस्ट आइडिया को स्प्रेड करने में। अब तीन मेन टाइप के जो थर्ड वेव है फेमिनिज्म की, उसके अंदर जुड़ते हैं। सबसे पहले कल्चर फेमिनिज्म। ये बात करते हैं कि जो वुमेन होती है ना काफी केयरिंग होती है। अभी देख लेना, तुमको गलती से भी लग गई ना, एक लड़की आएगी, अरे कैसे लग गया, आ जाओ चलो शांति से, है ना? वो नहीं देख पाती, सच में नहीं देख पाते। मैं खुद नहीं देख पाती हूँ, अगर मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है तो भाई मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं सच में बहुत केयरिंग हूँ। और हर एक लड़की होती है, लड़कों को इतना फर्क नहीं पड़ता, अरे लग जाएगी अपने आप ठीक हो जाएगी, उनको नहीं है। लड़कियों को बहुत केयर होती है, बहुत लव वाली होती है, वो कोऑपरेट करती है। बोले ये चीज ना उनके अंदर क्वालिटी है, उनकी कमजोरी नहीं है। ये मत सोचना वो कमजोर है, बोले नहीं, इस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस चीज को वैल्यू करना चाहिए।
सेकंड इज ब्लैक फेमिनिज्म, जहाँ पे ब्लैक वुमेन बोलते हैं कि जो ब्लैक वुमेन है बोलते हैं हमको ना ही वुमेन लिबरेशन मूवमेंट के अंदर जोड़ा गया, ना हमको ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट के अंदर जोड़ा गया, हमारी प्रॉब्लम वहां पे भी रिप्रेजेंट नहीं हुई। तो ब्लैक फेमिनिज्म जो रेस, जेंडर, क्लास, हर चीज को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक वुमेन जो फेस कर रही थी प्रॉब्लम अपने रेस को लेकर भी, अपने सेक्स को लेकर भी और अपने कलर को लेकर भी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज की भी डिमांड करी कि हमको अलग से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो आर्ग्यू करते हैं कि भाई देखो वुमेन की एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है, वुमेन की आइडेंटिटी उसके जेंडर, रेस, क्लास, कल्चर हर किसी से डिफाइन होती है, हर किसी से इन्फ्लुएंस होती है। जो रिट बल्टर जो बात करते हैं अपने एक बुक के अंदर, जेंडर ट्रबल के अंदर, वो आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर ने एक प्रोफेंसिव है, मतलब वो हर एक सोसाइटी, नॉर्म, बिहेवियर, लैंग्वेज के थ्रू बदलता ही रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लड़कियां ज्यादा भावुक मत हो जाना इस चैप्टर को पढ़ के कि आए हाय फेमिनिस्ट का झंडा लेके घूम रहे हो, नहीं। जस्ट जो लिखा है उन चीज के ऊपर ध्यान दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें समझनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस चीज को दिल पे लेके बैठ जाओ या मेरे लिए कोई थिंकिंग बना के बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। जो लिखी गई है उस चीज को पढ़ाना, उस चीज को रियलाइज करना मेरी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि आया, पढ़ाया और बोल दिया और खत्म, नहीं। चीजें ऐसे पॉइंट भी देना जो आपके दिमाग में घुसे। तो प्लीज मेरे लिए कोई इमेज क्रिएट ना करें या फिर अपने अंदर कोई दिल पे ना लगा के बैठे, ना लड़का ना लड़की ना कोई भी जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज, ठीक है। जो बुक में लिखा गया है वो ये आपको पढ़ाया गया है और ये पास्ट है यार, ये सच है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 100 साल पहले ऐसी ही सिचुएशन थी। ऐसा तो है नहीं कि आज के टाइम पे जो है वो ऐसा ही था, नहीं था भाई। ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, स्किप मत करना। 20 नंबर का इजीली तुम यहाँ से कंटेंट खींच सकते हो और अच्छे से मार्क्स प्रोवाइड कर सकते हो अपने, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे। क्लास की पीडीएफ आपको चाहिएगी तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे।